ठीक, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम। आज जो हिंदी दा न्यू टॉपिक ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਿਲकुल ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ यूनिट 1 जो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾर्ट ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ क्योंकि देखो मीनिंग क्लियर होएगा आगे सिलेबस क्लियर होएगा। स्टार्टअप आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, आगे कुछ भी है, भाषा है, कुछ भी है, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। पर सबसे जरूरी है जो हम जिस साहित्य के बारे में एक पूरे 3-4 महीने लगा के एक पेपर तैयार करेंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चन सारे तैयार करेंगे, आंसर तैयार करेंगे, हमें उस साहित्य के बारे में जानकारी क्या है, हिंदी क्या है, साहित्य क्या है, इतिहास क्या है, तीनों ही शब्द अपने आप में बहुत मुख्य अवधारणाएं या व्याख्याएं लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखो साथ ही साथ हम व्याख्या भी करेंगे और साथ ही साथ जो इसके मास्टर केडर और लेक्चरर केडर में अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले है हिंदी। सबको पता है ये हमारी क्या है, मातृभाषा है कि राजभाषा है? क्या है? हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, मातृभाषा नहीं है, राजभाषा है। ये भी हम जब इसके अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें क्लियर करेंगे। तो राजभाषा हिंदी सबसे पहले तो क्या है, ये भी एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है या राजभाषा है या कोई भी भाषा नहीं है, ठीक है, सार्वजनिक भाषा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। और राजभाषा होने के साथ साथ इसको मूलतः हम कहेंगे साहित्य क्षेत्र में भाषात्मक तौर पर किसी भी चीज में अगर हम इसके उद्देश्य जाने भाषा के रूप में तो हमें पता है राजभाषा है, हम इसको बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, इसमें हमने साहित्य भी पढ़ा है और हमारे लिए तो पूरा एक क्या है, हमारे लिए तो पूरा एक पेपर है या हमारे लिए पूरी एक लैंग्वेज तैयार है जिसपे हम इसकी लिपि भी पढ़ते हैं, सब इसकी जो व्याकरणिक जो इसकी शुद्धियां हैं वो भी पढ़ते हैं। हिंदी के साथ अगर हम कहें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हिंदी को हिंदी नाम कैसे दिया गया या हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मूलतः जो हिंदी शब्द है, जैसे देखो हर एक इंसान का अपना एक नाम है, मेरा भी कोई नाम है, आपका भी, हम अपने नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी मूलतः किन्होंने शुरू की, ये शब्द किन्होंने शुरू किया, तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, फारसी लोगों ने। ये फारसी का एक शब्द है, आप स्लैश डाल के लिख सकते हो, ये है मूलतः फारसी, पारसी, पेपर में कुछ भी लिखा आ जा सकता है, पारसी, पारसी, ठीक है, या ईरानी, ठीक है, पारसी, फारसी या ईरानियों ने ये शब्द निकाला था। क्यों? उन्होंने जो सिंधु शब्द था उसको साहित्यिक विद्वता के साथ बढ़ाते बढ़ाते हिंदू क्या है, धीरे धीरे हिंदी बना, हिंदू बना और अंत में जाके क्या है, हिंदी बना। तो आप लिखेंगे यह मूलतः पारसी, फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। इसको ईरानी लोग सिंधु को पहले उन्होंने, आप पूरा इसमें पूरा ऐसे पेपर में लिखा आता होता, सिंधु, ये क्या बना, हिंद, फिर इससे क्या बना, हिंदू, और लास्ट में हमारी क्या बनी, जिस भाषा को हम बार बार पढ़ते हैं, हिंदी। तो सिंधु अपने आप में क्या है कि सभ्यता को, ईरानियों को, फारसियों को रिप्रेजेंट करती है कि उनकी रुचियों का, उनके ज्ञान का, उनके साहित्यिक विशेषताओं को आधारित है कि वो सिंधु लोगों को जो हिंद उनका सभ्यता थी या उनके क्या है कि क्षेत्रफल था, उस क्षेत्रफल को उन्होंने क्या कहा, जो सिंधु लोग थे उनके क्षेत्रफल को उन्होंने क्या कहा, हिंद, ठीक है। और हिंद से आगे उन्होंने क्या है, हिंदू शब्द पर्याप्त किया। हिंदू क्या है, उन नागरिकों को बोलते थे, ठीक है। हिंद जो एक पूरा क्षेत्र, मैं कह दूं भारत, भारत की अपना एक क्षेत्रफल है, चीन, जापान, जो भी हम किसी भी कंट्री का नाम ले दे, किसी भी, जैसे मैं कह दूं पंजाब, भारत में भी पंजाब एक राज्य है, उसका अपना क्षेत्रफल है। तो सिंधुओं ने, जो ईरानी लोग थे, वो सिंधु के क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा, हिंद,
क्षेत्रफल को, कितने भौगोलिक क्षेत्रफल में वो बैठे हैं या बड़े हुए हैं। और वहां के नागरिकों को उन्होंने हिंदू को क्या कहा, हिंदू मतलब वहां पे जो लोग रहते हैं उनको क्या कहा, हिंदू। और हिंदुओं से आगे क्या है, धीरे धीरे क्या है, इसकी विशेषताओं का क्षेत्रफल बनते बनते ये क्या बन गया, हिंदी। तो हमारे लिए तो देखो एक ही क्वेश्चन आएगा कि हिंदी शब्द का जो उत्थान है, या हिंदी शब्द को हम कहेंगे उसकी कहाँ से ये शब्द लेके आए, कौन लेके आए, तो ईरानी लोग लेके आए, फारसी लोग लेके आए, या फारसी लोग, ठीक है। उसके बाद है साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ेंगे तो साहित्य, साहित्य के लिए लिखेंगे आप साहित्य। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो साहित्य। इसका अपना मीनिंग है, इसका अपना मीनिंग है। पेपर में मीनिंग कभी भी पूछे जाएंगे पर इनके अर्थ पूछे जाते हैं। जैसे आपको हिंदी से शब्द पूछा जाएगा, हिंदी शब्द कहाँ से निकला, ईरानियों से। तो साहित्य की शब्दकोश के अनुसार, ये लैटिन का शब्द है वैसे, साहित्य क्या है, लातीनी भाषा का शब्द है। इसके शब्दकोश अवधारणा के अनुसार हम इसको क्या कहेंगे, इसका अर्थ होता है एकत्रित होना। साहित्य मतलब एकत्र होना या इकट्ठा करना, एकत्र होना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो आप लिखेंगे अक्षरों के साथ गठित लेखन, अक्षरों के साथ। अब साहित्य क्या है, अक्षर क्या है, एक भाषात्मक, जहां कोई लिपि है उसका आगे अक्षर ज्ञान है, व्याकरण जहां काम कर रही है, क्यों, वो उस अक्षर ज्ञान के साथ ही हम उस भाषा का तात्पर्य समझते हैं। तो हम लिखेंगे अक्षरों के साथ गठित लेखन, उसको साहित्य कहा जाता है। साहित्य के अपने तीन स्वरूप है, ये क्वेश्चन आता होता है, साहित्य के अपने तीन स्वरूप है, मतलब साहित्य तीन प्रकार से हम मुख्यतः, वैसे तो बहुत इसके प्रकार निकल सकते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार से बनाते हैं, गद्य, पद्य और चंपू का। गद्य काव्य, पद्य मतलब जहाँ पे कविताओं का लेखन होता है, पदावलियां लिखी जाती हैं, ठीक है। गद्य जहाँ कहानी, नाटक और जो हम एकांकी हैं, आत्म कुछ भी लिख सकते हैं, और चंपू काव्य उन दोनों का मिश्रण। तो साहित्य मुख्य तौर से तीन रूप उसके पाए जाते हैं, गद्य व पद्य एवं चंपू काव्य। अब इसके आगे वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ है, मतलब कल्पना के आधार पर कोई भी साहित्यकार है, चाहे वो गद्य काव्य लिखे, पद्य लिखे, चंपी का, वो क्या करता है, अपनी कल्पनाओं के आधार पर, इसको साइलेंट करो बेटे, साइड है गद्य, मेरे को एकदम से बीच में रुकना पड़ता है, ठीक है। गद्य काव्य लिखे कोई साहित्यकार या पद्य काव्य लिखे, कल्पना के आधार पर वो क्या है, ग्रंथों को क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। साहित्य का मीनिंग ये है, गद्य पद्य वे कल्पना के आधार पर ग्रंथ जो हमें ज्ञान संबंधी, आप लिखो, ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिख कर देते, ठीक है। गद्य पद्य व चंपू काव्य कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें हम ज्ञान संबंधी स्थायी विचार जिनमें हम ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे साहित्य के बारे में। मनुष्य, परिभाषा है साहित्य की, मनुष्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का, मनुष्य की सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। ये परिभाषा है साहित्य की। जितना अभी तक हमने पढ़ा, 3-4 क्वेश्चन देखो अभी तक बन गए। हिंदी का स्वरूप कौन लेके आया, गद्य के हम कहेंगे साहित्य के कितने प्रकार हैं मुख्यतः,
तो कई उसमें लिखा होता है 2, 3, 5, 4, तो मुख्यतः क्या है 3 प्रकार हैं। सबको वैसे पता भी होगा, पर ये छोटे-छोटे क्वेश्चन है जिनको दोबारा हम जैसे-जैसे सिलेबस होगा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। उसके बाद है एक वैचारिक हुए हैं टेन विद्वान हुए, फिलोसफर या हम कहेंगे दार्शनिक फ्रेंच विद्वान था ये। देखो ये जो परिभाषाएं लिखेंगे हम, या साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, साहित्य लेखन कैसे स्टार्ट हुआ, हिंदी का साहित्य लेखन की क्या परिभाषा है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य का जो साहित्य लेखन है वो कहाँ से शुरू हुआ, या उसका स्वरूप हमें मुख्यतः कहाँ से मिलता है। तो हम जितने भी ग्रंथ लिखेंगे, 3-4 ग्रंथ मुख्य तौर पर लिखेंगे, जैसे वैष्णव की वार्ता वल्लभ, ठीक है, जो भी लिखेंगे वो सारा भक्ति काल के मुख्य ग्रंथ उठाएंगे। भक्ति काल के अगर क्वेश्चन सिंपली आ जाए कि साहित्य लेखन परंपरा में जितने भी ग्रंथ मिलते हैं उनका नामकरण, उनका काल विभाजन, या जितने भी साहित्य ग्रंथ उनका स्वरूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, मुख्य तौर से भक्ति काल में जितने हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध थे उस समय जो दार्शनिकों ने, साहित्यकारों ने जो उन ग्रंथों में देखा और उस अनुसार अलग अलग पद्धतियों के अनुसार उन्होंने क्या है साहित्य का निर्वाचन या स्वरूप तैयार किया। तो टेन एक फ्रेंच फिलोसफर हुआ है, ठीक है, फ्रेंच विद्वान हुआ है, उसने साहित्य की कुछ प्रवृत्तियां मानी है, मूल रूप से 3 प्रवृत्तियां मानी। अब क्वेश्चन क्या बनता है, साहित्य में टेन द्वारा कितने तत्व दिए गए साहित्य के। तो मुख्य तौर पर वो कहता 3 बातों के आधार पर मैं मानूंगा कोई साहित्य लिखा गया। टेन के अनुसार कहता साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः, मूल मतलब उनका स्वरूप किस तरीके से तैयार हुआ, मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व होने चाहिए या सक्रिय होने चाहिए। 3 प्रकार के, कहता 3 तत्व ऐसे हैं जो मुख्य रूप से रहे तभी क्या है मैं मानूंगा कि ये साहित्य का कहीं ना कहीं स्वरूप बना रहे हैं। सबसे पहले जाति, 3 वैसे आप पहले स्वरूप लिखो, ये ऊपर नहीं होगा ना, जाति, दूसरा है जाति के बाद दूसरा है वातावरण, और तीसरा है क्षण विशेष। इसके साथ ही एक छोटा सा नोट लिख लेना, इन तीनों स्वरूप के आधार पर जब हम देखो ये कहते हैं कि सबसे उच्चतम साहित्यिक ग्रंथ किसने लिखा, गारसा तातासी ने लिखा, या उसके बाद हम किसी और विद्वान का, मिश्र बंधुओं का, या किसी शिव सिंह सेंगर का, किसी का, हम कहते हैं मुख्य रूप से जो हमारे पास साहित्यिक ग्रंथ लिखा गया वो लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है, जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। हम उसको पूरी तरीके से जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको स्वरूप को सही मानते हैं कि उन्होंने हर एक विशेषण की, हर एक परिवेश की, परिस्थितियों की, कवियों का जो स्वरूप था, उन्होंने क्या काव्य लिखे सही ढंग से कहते हैं उनका क्या है विभाजन, नामकरण किया। अब रामचंद्र शुक्ल जी को किस चीज ने आधार दिया, देखो इन्हीं 3 चीजों ने आधार दिया। अगर हम दोनों को मिलाएं तो उन्होंने भी जातीय विशेषता देखी, वर्ग विशेष, वातावरण विशेष देखा कि वो भक्ति काल में आएगा, वो आदि काल में आएगा, या वो आधुनिक काल में आएगा, आधुनिक काल के बाद आएगा। उन्होंने भी क्या है हर एक स्वरूप में उसकी वातावरण की जो परिवेश से परिस्थितियां उसके आधार पर कवियों को रखा, उनके काव्यों को रखा, और उसके बाद उनके क्षण विशेष किस भाव से उन्होंने क्या है काव्य रखा है। तो जो 3 है फ्रेंच फिलोसफर, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, पर ये है कि उनका जो लिखने का ढंग था, उन्होंने किससे लिया या किसके तत्वों को उन्होंने आधार मान के अपना हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वरूप लिखा, तो वो है टेन फ्रेंच फिलोसफर था जिसने क्या है 3 बातों का हमें स्वरूप तैयार करके दिया। कहते हैं जो अगर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना, ये 3 चीजें देखो, उसके आधार पर कवियों का क्या है वर्गीकरण करो। राजे क्लियर हो रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ, पास तो नहीं पढ़ा रही?
ठीक है ना, अभी तो देखो स्टार्टिंग है। सबसे पहले है जाति। जाति के आगे आप लिखो जातीय परंपराओं का अध्ययन होना चाहिए। किस जाति से है, किस काल से है, किस वर्ग विशेष से है, जातीय परंपराओं का अध्ययन होना चाहिए। जैसे देखो आप बिल्कुल सबसे पहले हम आदिकाल पढ़ेंगे। आदिकाल में कितने चीजें आएंगी, है ना, नाथ आएंगे, है ना, सिद्ध आएंगे, जैन आएंगे, उसके बाद हम कहेंगे जी ये हमारे पास लौकिक साहित्य आ गया। तो ये क्या है, वो अपनी जातियों के आधार पर छोटे छोटे लौकिक साहित्य आ जाएंगे। चाहे उन्होंने क्या है, चाहे किसी ने मनोरंजन के लिए अपना साहित्य लिखा, किसी ने राजाओं की अतिशयोक्ति के लिए अपना साहित्य लिखा, किसी ने क्या है अपने धर्म को आधार बनाकर, सिद्धनाथ और जैनों ने क्या है अपने धर्म को आधार पर बनाकर अपने काव्य लिखे, वो उसके साहित्य में। तो जातीय विशेषता जो उनका लिखने का, बोलने का, रहने का, सोचने का ढंग था, उस आधार पर क्या है साहित्य लिखा जाएगा। उसके बाद है वातावरण। वातावरण के आगे आप लिखोगे राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण का अध्ययन होता है एक खास तरीके के साहित्य में। उस समय का जो साहित्य है, उस समय जो राष्ट्र चल रहा है, राष्ट्र में जो परिवेश चल रहा है, उसको भी दर्शाता है। नेक्स्ट है क्षण विशेष साम्यक परिस्थितियों का अध्ययन। साम्यक क्या होता है, हाल में, रिप्रेजेंट, यथार्थ में जो परिस्थितियां चल रही हैं, वो भी उस साहित्य का क्या होता है, स्वरूप होता है। उसके बाद है तेन की बात को काटा किसने, हडसन ने। हडसन कहता मैं नहीं मानता जो तेन ने 3 स्वरूप दिए हैं वो बिल्कुल सही है। देखो ये आपको ना बहुत कम किताबों में मिलेगा और इतना डीप आपको कहीं किसी लेक्चर में या किसी उसमें नहीं है। ये बहुत सी किताबों को सामने रख के बनाया हुआ लेक्चर है, तो प्लीज एंजॉय करना, ठीक है। तो तेन की बात किसने काटी, फ्रेंच फिलोसफर। देखो जो पहला कोई बात कोई साहित्य को लेके आया था वो तेन था, फ्रेंच फिलोसफर था कि हाँ साहित्य होना चाहिए, एक लैंग्वेज लिटरेचर होना चाहिए जिसके आधार पर क्या है हम कोई किताब या कोई हम अध्ययन विशेषण कर सके। हडसन ने क्या कहा, कहता तेन ने जो बातें कही मैं नहीं मानता, मैं किस बात को मानूंगा, वो मानता था जो कवियों, साहित्यकारों या जो लेखन करता है, कहता मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा, उसकी प्रतिभा की। मतलब जो साहित्यकार जो लिख रहा है उसमें जो क्वालिटीज हैं वो प्रमुख होती है, ना कि जाति, वातावरण या क्षण विशेष। उलट बात की उसने तेन से। हडसन कहता कि जो चीजें परिवेश में है, परिस्थितियों में है, आधारभूत है, जाति है, वो अलग है। और एक राइटर की अपनी सोच है, अपनी कल्पना शक्ति है, अपना एक सोचने का ढंग है, लिखने का ढंग है, चीज को व्याख्या करने का ढंग है, लिखने जो उसकी लेखन प्रणाली है, तथा वो मुख्य रूप से साहित्य की क्या है परिभाषा सेट करते हैं। तो हडसन ने क्या कहा, तेन की सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने उस पर आक्षेप लगाया। आक्षेप क्या होता है, कहता मतलब चैलेंज करना किसी को, ठीक है। हडसन ने क्या है तेन को चैलेंज किया, कहता उन्होंने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व किसको दे दिया, 3 तत्वों को दे दिया, जो कि मैं क्या है सही नहीं मानता। जबकि साहित्यकार एवं काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा को की है सर्वथा उच्च रखना चाहिए। मतलब जिसने काव्य लिखा, चाहे वो साहित्यकार है चाहे कवि है, जो रचयिता है जिसने वो साहित्य लिखा है, कहते उसकी प्रतिभा को मैं सबसे ज्यादा उच्च मानूंगा। देखो हमने कहीं भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखना, हमने याद क्या रखना है, सबसे पहले साहित्य के ऊपर पहले तो क्या है साहित्य। साहित्य मतलब बनना, इकट्ठा करना, संजो के रखना, कुछ भी लिखा आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहले साहित्य के ऊपर बात किसने की थी, फ्रेंच फिलोसफर तेन ने की थी। और उसने क्या है इन 3, मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इन्हीं 3 बातों की बात करेंगे, जाति, वातावरण और क्षण विशेष की, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसकी बात को काटा किसने, हडसन ने काटा। कहता है ये 3 चीजें तो है ही है, उसके अलावा मैं क्या मानता हूं, हमें क्वेश्चन में जहां लिखा आ जाए भी हडसन के द्वारा साहित्य को मुख्य रूप से किस परिभाषा के अंतर्गत या किस विशेषता के अंतर्गत रखा जाता है, तो वहां लिखा होगा जाति, वातावरण, क्षण विशेष और काव्य जो साहित्यकार है उसकी प्रतिभा। तो हम क्या है प्रतिभा को क्या करेंगे, टिक करेंगे कि वो जो लेखक है उसकी अपनी सोच है, अपनी प्रतिभा है, उसके आधार पर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त रूप से या मुख्य रूप से साहित्य के हम 5 तत्व मानते हैं। मुख्य रूप से कि साहित्य को लिखा गया है तो उसमें 5 तरीके के तत्व होने चाहिए। पहला है सृजन शक्ति। अब ना मैं यहाँ पे तेन की बात कर रही हूँ ना हडसन की बात कर रही हूँ। मुख्य रूप से
साहित्यकार या साहित्य की विकास प्रक्रिया में 5 तत्व, आप सीधा लिख लो साहित्य की विकास प्रक्रिया के 5 मुख्य तत्व। सबसे पहले है सृजन शक्ति। सृजन शक्ति किसके पास होती है? साहित्यकार की प्रतिभा को सृजन शक्ति का। अब जैसे देखो मैं पेन उठाऊं, मैंने सोचा आज मैं कोई कविता लिखती हूँ, ठीक है, तो वहां जो कविता लिखी जाएगी वो मेरी कल्पना शक्ति, मेरी प्रतिभा के आधार पर लिखी जाएगी, और उसमें क्या है, साहित्यकार की सृजन शक्ति को ही मुख्य माना जाता है। सेकंड है परंपरा। परंपरा, परंपरा में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं। यहाँ पे आप समझने के लिए उदाहरण सेट करो, बांग्ला वाले कैसे लिखते हैं, पंजाबी कैसे लिखते हैं, ठीक है, राजस्थान में कोई काव्य लिखा जा रहा है वो कैसे लिखे जाते हैं, वहां का परिवेश, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, क्या पा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या सोच है, ठीक है। अब मारुथल में बैठा कवि तो मरुस्थल के बारे में लिखेगा, ठीक है, पंजाब में दरिया के पास बैठा इंसान कवि वैसा लिखेगा, बांग्ला लोग पहाड़ियों को देख के या वैसे उनके पास जैसा परिवेश है वैसा लिखेंगे। तो वहां पे क्या है, साहित्यिक और सांस्कृतिक अवधारणाएं कि मेरे से पीछे जो काम होके उठा है मैं भी वैसे ही लिखूंगा। उसके बाद है वातावरण। फोर्थ है द्वंद्व। द्वंद्व होता है क्या करें और क्या ना करें, द्वंद्व, काव्य में साहित्यकार और काव्य के बीच आपसी द्वंद्व के किस तरीके से मैं अपने साहित्य को लिखे। और लास्ट है संतुलन। संतुलन होता है सभी बातों का मुख्य रूप से रख के काव्य का लिखना, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, पहला मैंने बताया था बेन के बारे में, फिर मैंने हडसन के बारे में बताया। थर्ड पॉइंट था हमने 5 तत्व लिखे, मैं रिपीट कर रही हूँ, सृजन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व एवं थर्ड है, फोर्थ लास्ट है सॉरी, संतुलन। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनेगा साहित्य लेखन की जो व्यवस्था है उसमें जर्मन के चिंतकों का क्या विचार है। जर्मन के जो चिंतक थे, ठीक है, जर्मन में लोगों ने जब साहित्य लिखना शुरू किया तो उन्होंने किस बात को मुख्य रख के अपने साहित्य के बारे में बात की। तो जर्मन चिंतकों के द्वारा उसको क्या कहा गया, युग चेतना। क्या मतलब होता है युग चेतना का? युग चेतना, समय की डिमांड, जो युग चल रहा है। अब देखो एआई का टाइम आ गया, हम अभी भी रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य को जैसे लिखे तो जो क्लास को हमने पढ़ाना होगा, नहीं नहीं मैडम आप यूट्यूब पे अपलोड करोगे, ना 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 ना, मैं नहीं युग की चेतना को समझता। मैडम आप एआई को ध्यान में रखो, मैडम आप वो ऐप में देखो, आप वहां से बुक्स देख लो, ना 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 ना, मैं तो वहीं जाके लाइब्रेरी में जाके वही कॉपी पेन उठा के लिखेंगे, मैं नहीं लैपटॉप यूज करता। तो जर्मन चिंतक क्या कहते हैं, साहित्य की परिभाषा किससे जुड़ी हुई है, युग चेतना के आधार पर। इन्होंने उसको क्या शब्द यूज किया था, स्पिरिट ऑफ एज। इन्होंने ये शब्द यूज किया था साहित्य के लिए कि जैसा समय चल रहा होगा, जैसा उनका गुण होगा। तो पूरा लिखो, साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना का सिद्धांत दिया गया। आपने पूरा लिखना है, युग चेतना का सिद्धांत। क्वेश्चन देखो हमारे पास तो इतना ही आएगा, साहित्य लेखन या साहित्य इतिहास की परंपरा में जर्मन वाले लोगों ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो हमारा आंसर सिंपल इतना है, युग चेतना का सिद्धांत या स्पिरिट ऑफ एज। उन्होंने के आधार पर उन्होंने क्या किया था, साहित्य के इतिहास के बारे में, साहित्य के लेखन पद्धति के बारे में, कालाक्रम पद्धति के बारे में, या जितना भी हम साहित्य लेखन करते हैं, चाहे वो कवि है, काव्य है, चाहे वैसे गद्य लेखन लिखा जाता है, उन्होंने क्या कहा, स्पिरिट ऑफ एज, जैसा आपकी चेतना। चेतना क्या होता है, सोचने का ढंग, हमारे क्या विचार हैं, हमारा क्या दर्शन है। क्योंकि किसी के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास भगवान ने एक ही चीज दी है, टेक्निकल चीज दी है, वो है दिमाग, मस्तिष्क, ठीक है। तो इसमें किस तरीके के विचार आ रहे हैं, वैसा ही इंसान की क्या है, चेतन शक्ति बनती है, सोच शक्ति बनती है, विचार बनते हैं, ठीक है। तो चेतना क्या है, हम किस तरीके से किसी बात को प्रदर्शित कर रहे हैं, किस परिवेश में। परिवेश मतलब आसपास का जो हम कहेंगे परिस्थितियां हैं,
आदिकाल उठाओगे, वहां की परिस्थितियां क्या थी, राजा महाराजाओं का पीरियड था, लोग राजाओं की अतिशयोक्ति के लिए जी काव्य लिख रहे हैं। भक्ति काल उठाओगे, वहां सब नाम जप कर रहे हैं, सबके अपने अपने ईश्वर हैं, प्रभु हैं, ठीक है। किसी ने सगुन की नाम ले लिया, किसी ने निर्गुण का नाम ले लिया, राम काव्य आ गया जी, कृष्ण काव्य। नाम क्या कर रहे हैं, मतलब बात किस चीज की कर रहे हैं, चेतना किस चीज की चल रही है, अध्यात्मवाद की। हर कोई क्या है, भगवान की नाम जप, माला, सुनन शक्ति, है ना, गुरु की महिमा, इस चीज की बात करते हैं। भक्ति काल के बाद हम धीरे 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 क्या है, याशी की रीति काल के तरफ हो जाएंगे। वहां भी क्या है, खुले रूप से जो भी साहित्य लिखा गया वो क्या है, केवल और केवल एक राजा को रिझाने के लिए। उन्होंने अपने हर एक मापदंड को तोड़ा। वहां कोई चेतना नहीं है, वहां क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लोभ था, धन की लालसा। कवियों को क्या थी, सिर्फ ये कि हाँ आज वहां सभा लगी है, वहां राजा बैठेगा, वहां पता नहीं कितना धन मिलेगा, मैं उस तरीके से काव्य लिख के जाऊं, वहां राजा मुझसे ज्यादा प्रेरित हो गए, मुझे सबसे ज्यादा धन की क्या है वृद्धियां करे और मुझे है। धीरे धीरे क्या है, आधुनिक काल, हम कहेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में क्या है, आजादी की दौड़ चल पड़ी, चलो जी भारत आजाद होने के लिए कवियों ने भी क्या है साथ साथ वो क्या कहते हैं, पुलिस में जाके या जेल भी गए, पर कवियों ने क्या है अपने पेन की कलम के आधार पर क्या है देशभक्ति के गीत गाए। तो युग की चेतना, सोचने का ढंग, जर्मन लोग क्या कहते हैं, जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आपने चेतनिक या भाव विचार आएंगे, वैसा ही क्या है आप उसी तरीके से साहित्य लिखे जाएंगे। हमारा क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू कितना है कि जर्मन लोगों ने साहित्य लेखन पद्धति के आधार पर कौन से सिद्धांत का विवरण दिया है, वो क्या है, युग चेतना का सिद्धांत। नेक्स्ट है, तीसरा सबसे बड़ा शब्द आएगा इतिहास। दो शब्द हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो है हिंदी साहित्य, अब तीसरा है इतिहास, हिस्ट्री। वैसे तो सर क्लास में बैठे हैं, इनसे ज्यादा तो इतिहास के ऊपर बात कोई कर नहीं सकता, मैं तो छोटा सा बस व्याख्या या अर्थ दूंगी। इतिहास को हम तोड़ेंगे इतिहास, ठीक है, या इति प्लस प्लस अस, इस शब्द का यही संधि बनती है, ठीक है, इति अस। इति का अर्थ क्या होता है, क्या होता है भाई, समाप्त होना, एंड, समाप्ति। हा का अर्थ है निश्चित। निश्चित हो गया भी, हाँ मैं कह दूं 10 में से 10 पूरे हैं तेरे नंबर, तेरा पेपर पूरा क्लियर है, निश्चित। जब मार्किंग हो गई, हमें पूरे मार्क्स मिल गए, मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 10 के मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर सही लगा के 10 में से 10 क्वेश्चन है, मतलब निश्चित। जब हम एक मानिक गणना के अनुसार अपनी बात को सही ढंग से रख सके, निश्चित, ठीक है। और अस का मतलब क्या है, होना। अगर हम इसकी शब्दों के आधार पर इसकी व्याख्या या परिभाषा या अर्थ निकालें, इतिहास का मतलब क्या है, जो बीत गया और जो समाप्त हो चुका है उसको क्या कहेंगे, इतिहास। अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो उसे इतिहास कहा जाता है। जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो उसे क्या कहा जाता है, इतिहास, बीत चुका समय। और इतिहास क्या है, अब मैंने आपको साहित्य क्या लिखवाया था, लातीनी शब्द है, इतिहास एक ग्रीक का शब्द है। ग्रीक लोगों ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, इतिहास। ये भी हमारे लिए क्वेश्चन है। हिंदी शब्द किसने यूज किया था, सिंधियों ने, ठीक है। सिंधु से हिंदी बना है, सिंधु से इंद हिंदी बना है, ठीक है। और इसको यूज किसने किया था, पारसी या ईरानियों ने। वैसे पेपर में आज तक जितनी बार भी क्वेश्चन आया है, ईरानियों ने उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला था, उन्होंने ईरानी को टिक किया है कि हिंदी शब्द हमें ईरानियों ने दिया है, ईरानी भाषा से हमने उसको क्या है अपनी भाषा में परिवर्तित किया। साहित्य शब्द हमने क्या है लातीनी भाषा से लेके आए, और इतिहास शब्द कहाँ से लेके आए हैं, हम ग्रीक लैंग्वेज से, और हमने उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास एक पूरा एक नाम बनाया, ठीक है। जिसका निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसको इतिहास कहा जाएगा। शाब्दिक अर्थ में लिखेंगे हिस्ट्री किसको कहा जाता है, ये इतिहास किसको कहा जाता है, कहता ऐसा ही था। मैं कहूँ 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें ये हुआ, ये वो वैसा ही है, चाहे आप 50 किताबें उठा लो, 50 उसमें रिसर्च हो चुकी हो, बट
3-4 बातें हर किसी ने उल्ट-पुल्ट लिखी होंगी, पर बात उसी चीज़ की हो रही है। हाँ जी, वहाँ पे ऐसे रौलट एक्ट आया था, ये आया था, वो हो गया था ना, राजाओं को भगदड़ मच गई, चलो जी अपने-अपने राजगद्दियाँ बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया। मुख्य तौर से वो क्या कहते हैं, सैनिक विद्रोह था, ठीक है? तो हम कहेंगे ऐसा ही जो हिस्ट्री है, तथ्य ऊपर-नीचे हो सकते हैं, आंकलन-संकलन सबका अलग हो सकता है, पर बात कहीं न कहीं वो हो चुकी होती है। तो इतिहास का मतलब क्या ऐसा ही था, ऐसा हुआ था, दूसरा लिखो ऐसा हुआ था या यह निश्चित है। इतिहास शब्द का जो अर्थ है यह निश्चित था। इसके जनक किसको माना जाता है? कि यूनानी विद्वान था हीरोडोटस। हीरोडोटस इंग्लिश में कुछ ना और नाम होगा इनका, हिंदी में हमें हीरोडोटस लिखा। यूनानी विद्वान था जिसने क्या कहा कि ज्ञात घटनाओं का व्यवस्थित ढंग से लेखन इतिहास कहा जाएगा। हीरोडोटस ने ये बात लिखी थी, कहते ज्ञात घटनाएं, जितना भी इंसान को अपनी पुरानी जो अतीत है या बीत चुका अतीत है उसकी जितनी घटनाएं याद होंगी और हम जब इसको लेखन करेंगे किसी किताब में, उसको क्या कहा जाएगा? इतिहास। तो पुरानी ज्ञात घटनाओं का व्यवस्थित ढंग से सुनना या लिखना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। ठीक है, तो हीरोडोटस ने इसके 4 लक्षण बताए थे। किस बात पर हम मानेंगे कोई साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है? ठीक है, तो 4 लक्षण क्या होते हैं? अभी मैं ये चिन्ह बता रहा हूँ और ये चिन्ह होगा किसी किताब के अंदर, वो ऐतिहासिक ग्रंथ बन सकता है। पहला क्या है? इतिहास वैज्ञानिक पद्धति है। अब ये वैज्ञानिक पद्धति कैसे है? क्यों? बहुत कोई भी किताब, कोई भी चाहे आप एक पैराग्राफ किसी अतीत से कोई उठाओ, उसके पीछे आपको फैक्ट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे वहां की न्यूज़पेपर है, चाहे उस समय का कोई आप किसी उसमें जाके लाइब्रेरी में जाके, है ना, वहां से फैक्ट्स उठाओ। कोई अगर जीवंत व्यक्ति मिल जाता है उससे बात करो, हाँ जी ये बात हुई थी, वो कहेंगे हाँ जी ये हुई थी, मैं उस समय की ऐसी बात, मतलब अलग अलग बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे, ऑटोग्राफ, अपनी कुछ भी अपनी बात लिखोगे उसमें। बट क्या है, हेरोडोटस क्या कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति है, अगर कोई बात किसी फैक्ट के आधार पर ग्रंथ में लिखी गई है, उसकी पूरे रिसर्च होती है, उसका अनुसंधान पूरा किया जाता है, फिर वो बात किसी किताब में लिखी जाती है। एक वैज्ञानिक पद्धति है और साथ ही साथ क्या है, यह एक आलोचनात्मक पद्धति है। आलोचनात्मक पद्धति कैसे है कि कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, तूने ये किताब लिखी, इसके ऊपर ये फैक्ट लिखा, कैसे लिखा? तो आपको पूरे तथ्य के साथ उस चीज का आंसर करना पड़ता है। ठीक है, हेरोडोटस क्या कह रहे हैं? कहते इतिहास एक वैज्ञानिक पद्धति होने के साथ साथ उसके ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन ये चेक किया जाता है, वो आलोचनात्मक ढंग से भी परिपूर्ण हो, कि आपसे कोई भी कोई कुछ पूछ ले, आप उस चीज के लिए बात करने के लिए क्या हो, जवाब दे। नेक्स्ट है, यह मानव जाति से संबंधित एक पद्धति है। हर एक इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में या किसी भी सभ्यता के बारे में, किसी भी साहित्य के बारे में लिख सकता है। नेक्स्ट है, तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण के आधार पर हम किसी इतिहास की गणना करते हैं। तथ्य क्या होते हैं? छोटे छोटे फैक्ट्स। ठीक है, अब मैं कहूँ आप ऐसे करो, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में किताब कोई पढ़ना लिख के लाना, मैं हिस्ट्री क्लास में कह दूं बच्चों को, चलो भी आप ना महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ नोट लिख के लाना, आपका 15 दिन बाद मिलेंगे, असाइनमेंट है भाई आपकी। चलो जी बच्चे अपने अपने आधार पर देखेंगे, कोई गूगल सर्च करेगा, कोई अपना लाइब्रेरी में जाके काम करेगा, कोई पुराने स्टूडेंट्स के साथ बात करेगा, आपने कैसे लिखा था, ठीक है, कोई पुरानी किताबें उठाएगा। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाटा, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, तथ्य इकट्ठे करेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, उनकी लेखनी लिख देंगे। ठीक है भाई, ऐसे थे, ये राजा थे, ये लड़ाइयां लड़ी, इतनी पत्नियां थी, ये उनका घर परिवार था, ये उनका साम्राज्य था, यहाँ खत्म हुआ, ये लड़ाई थी, ये लड़ाई थी, ये लड़ाई थी, फिर पंजाब को जीत के जी ऐसे हो गया। हर कोई अपने अपनी तथ्य का इकट्ठा करके क्या है हिस्ट्री लिखेगा। तो तथ्य एवं उनका निष्कर्ष ही प्रमाण करता है कि यह इतिहास है। तो तथ्य एवं निष्कर्ष प्रमाण के आधार पर ही इतिहास की हेरोडोटस कहता बात हो सकती है। पहले उसने कहा एक वैज्ञानिक पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति है। दूसरी बात उसने की मानव जाति से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात की कहता है इसमें तथ्य और निष्कर्ष काम करते हैं। चौथी है, अतीत के आलोक में भविष्य का प्रकाश है। अतीत के आलोक में जो चीज बीत गई है, बट बात हम उसको क्या है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में करते हैं।
तो अतीत के आलोक में क्या है, भविष्य का प्रकाश है। यहाँ जितना हमने अभी तक टॉपिक लिखा था वो क्लियर हुआ है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। अब लिखेंगे हम अपनी भाषा के बारे में। ये तो सिर्फ शाब्दिक अर्थ थे कि हिंदी कहाँ से आई, उस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। साहित्य का अर्थ क्या है, उस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। इतिहास किससे संबंधित रखता है, या इससे हम हिंदी के साथ इतिहास को कैसे जोड़ते हैं, कि जहां हिंदी की कहीं शुरुआत हुई होगी, काव्य लिखे गए किसी भाषात्मक पद्धति में जो हमारी देवनागरी लिपि से मेल खाते हैं, वो ऐतिहासिक ग्रंथ जब आलोचनात्मक ढंग से साहित्यकारों के हाथ लगे और उन्होंने इकट्ठा करके कैसे उनको कालक्रम के आधार पे नामकरण के आधार पर, और हिंदी जगत कहाँ से हिंदी स्टार्ट करते हैं, आदिकाल उससे भी पहले कहाँ से, है ना, दासोदता से किसी चीजों की बात करते हैं। तो अब हम वो चीज लिखेंगे। तो आप लिखोगे साहित्य का इतिहास। साहित्य नेक्स्ट टॉपिक जो आप हेडिंग बनाओगे, साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द कभी ऐड नहीं होगा, हिंदी साहित्य लेखन पद्धति जब आएगी जब हम साहित्यकारों के नाम लिखने शुरू करेंगे, ठीक है। तो साहित्य का इतिहास हमारा जो लेक्चरर कैडर का पेपर है, वेरी फर्स्ट टॉपिक। आप जब अगर आप सिलेबस उठाओगे ना, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है ना वो ये लिखा हुआ है, साहित्य का इतिहास। उसके बाद आपको लिखा होगा आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर आधुनिक काल। तो सबसे पहले क्या है, साहित्य का इतिहास। तो साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व लिखना पड़ेगा भाई, नामकरण की भी, काल विभाजन की, साहित्य लेखन पद्धति की, साहित्यकार एवं ग्रंथ, चारों पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। ये समझाने वाली चीज है, ये हम राइट करेंगे, और जो चीज याद करने वाली है विद पीडीएफ आपके ग्रुप्स में ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर, वैसे भी ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इस क्लास में क्या होता है, चीज को जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाता है। कई बच्चों को होगा ये चीज मुझे आती थी, मुझे पता थी, मैंने पढ़ रखी है, मैंने एमसीक्यूज में पढ़ रखी है, पर जब हम क्लास लगाते हैं या कहीं भी ज्वाइन करते हैं, उसका कारण क्या होता है कि हमने जीरो लेवल से चीज सीखनी दोबारा से शुरू करनी होती है। हमें आती है, ठीक है, हम मार्क कर सकते हैं, हमें ये पता है, बट जो चीज शुरुआत में व्याख्या के तौर पे आपको, कारण क्या है, टेन ने ये बात क्यों कही, हडसन ने उसकी बात कैसे काटी, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि यूनानी लोग ही हिंदी को क्यों सिंधु से हिंदी तक लेके आए, सॉरी फारसी लोग या ईरानी लोग, ठीक है, कैसे उन्होंने सिंधु को हिंदी बनाया। तो तथ्य क्या है, कारण क्या है, कल को हमने पेपर में भी क्लेम करना, हम लिख के बता तो सकते हैं जी उस बुक किताब से हमने ऐसे पढ़ा था और वहां से हमारा क्वेश्चन ये मार्केबल है, आप प्लीज नंबर। एमसीक्यू रखना तो बहुत आसान चीज है, आप बिल्कुल एक किताब उठाओ, वहां टिक करो, साथ साथ आंसर चेक कर लेंगे। पर अगर आप कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हो या किसी से पढ़ रहे हो, पीछे के फैक्ट साथ साथ साहित्य लेखन के आधार पर किन चीजों के ऊपर ज्यादा बात की गई है, और वो चीज बार बार आपको क्लास में ही बार बार क्या है डिस्कस की जाती है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में इसीलिए मैं बता रही हूँ पिक पॉइंट से, शुरू से सिलेबस वैसे ही इस तरीके से स्टार्ट किया गया है, और कल की क्लास में जो कि परिस्थितियां, पद्धतियां जो भी हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है, साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन, साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। एक बार इस लाइन को लिखिए, जो पढ़ो क्या समझ आ रहा है। कहते साहित्य के इतिहास में हम, कोई ग्रंथ है, मान लो मेरे सामने महाभारत रख ली मैंने, रामायण रख ली, कबीर की पदावली रख ली, विद्यापति की पदावली रख ली, साहित्यिक ग्रंथ हमारे लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने ग्रंथ रख लिया, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का रख लिया, कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ जो आज के समय में नहीं है, वो लिख के लोग जा चुके हैं इस दुनिया में, हम उसको अब साहित्य में पढ़ रहे हैं। तो साहित्य के इतिहास में हम जो ऐतिहासिक चीजें साहित्य में लिखी गई बट हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर। उस समय क्या बीत गया हमें कुछ लेना देना नहीं है, किस इंसान ने, किस साहित्यकार ने, किस क्रियाकलाप में वो लिखा, हमें कुछ लेना नहीं है, पर साहित्यिक रचनाओं पर वो ग्रंथ बात क्या कर रहा है, हमें साहित्य के स्टूडेंट होने के नाते उस ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या चीज, क्या काव्य, क्या पदावली किस तरीके से लिखी गई है, हमें क्या है उसका क्या है ऐतिहासिक तौर पर दृष्टिकोण या विश्लेषण करना होता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, साहित्य के इतिहास को समझने के लिए
किसी भी साहित्य ग्रंथ के इतिहास को समझने के लिए राम काव्य क्यों लिखा गया, कृष्ण काव्य क्यों लिखा गया, भारतेंदु ने क्या लिखा है, द्विवेदी जी ने क्या लिखा है, महादेवी वर्मा क्या लिख के गई हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख लो जिसको आप सेट कर सको इस किताब पॉइंट ऑफ व्यू से। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन, तत्कालीन परिस्थितियां जो यथार्थिक तौर पर इस समय एट प्रेजेंट चल रही है, ठीक है। अब अगर भारतेंदु की बात करें, उस समय भारत आजाद होने के घर पे था, ठीक है ना, वही 100 साल थे। महात्मा गांधी ने जगह जगह क्या है अपने वो डेरे लगा लगा के आंदोलन किए, तो साहित्यिक परिवेश, तत्कालिक परिवेश क्या बन गया, वैसे ही भारतेंदु ने अपने काव्य लिखे हुए, ठीक है। तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है, साथ ही इनके रचयिताओं की परिस्थितियों, साथ ही इनके रचयिताओं की परिस्थितियों एवं मनोभावनाओं को जानना आवश्यक है, ठीक है। जो आपका टॉपिक है साहित्य का इतिहास, ठीक है, इसमें 2 ही परिभाषाएं मुख्य हैं, परिभाषाएं तो इसके अलावा और भी हैं 3-4, पर मुख्यतः इन 2 परिभाषाओं में से हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है। वो है एक परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य के इतिहास की परिभाषा, दूसरी परिभाषा है डॉक्टर नागेंद्र की। हमेशा एग्जामिनर इन 2 परिभाषाओं में से ही अपना पेपर सेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को क्या कहा है। फिर कोई लिटरेचर है उसकी हिस्ट्री क्या बोल रही है हमें, कोई भी लिटरेचर है, कोई भी किताब है, चाहे वो इंग्लिश की है, चाहे हिंदी की है, फारसी लैंग्वेज है, उर्दू की कोई लैंग्वेज है, ठीक है, बंगला लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज का इतिहास हमें क्या बता रहा है उस ग्रंथ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ये जो परिभाषा हम लिख रहे हैं, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की, वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का, क्वेश्चन यही आता होता है हमेशा कि जनता की चित्त वृत्तियों की बात किसने की है। हमेशा एग्जामिनर चित्तवृत्ति पे क्वेश्चन डालता होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, ये साहित्य के इतिहास में मानव चित्तवृत्ति की बात कौन करके गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल करके गए हैं, ठीक है। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए प्रत्येक देश के साहित्यिक वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, संचित प्रतिबिंब। पहला तो अर्थ जानो, चित्तवृत्ति क्या होता है। चित्तवृत्ति के मन की बात, मन की सोच। चित्तवृत्ति को आप लिखो मन की अवस्था, ठीक है। एक हम सुबह उठे पॉजिटिव माइंड से, पॉजिटिव बिहेवियर, ये तैयार होकर क्लास जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, जॉब पर जाएंगे, ठीक है। एक उठे हाय 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 आज दिन क्यों चढ़ गया, ब्रश भी हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। चित्तवृत्ति क्या बनेगी, मन की अवस्था है तो डबो ही लो, किसी तरीके मेरी प्रॉक्सी लग जाए, आज मैं पेड लीव ले लूं, मैं घर ही बैठा रहूं। चित्तवृत्ति क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि मन के जो विचार हैं, मन की जो अवस्थाएं हैं, जो इतिहास है, उस समय की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित, मुंह से बोलता हुआ संचित क्या है, खुद बात बोले। ग्रंथ क्या है, उस समय के जनता की चित्तवृत्तियों की खुद बात बोलते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, छाया। जैसे मैं हूं, मेरे ही जो सोच है वो मेरे को प्रतिबिंबित या मेरा आर्थिक ज्ञान कहीं ना कहीं देते हैं छाया, ठीक है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ऐसे क्वेश्चन यही आता होता है, चित्तवृत्ति को संचित प्रतिबिंब किसने कहा, ठीक है। चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में जितना आपने लिखा, आपने पढ़ रखा था, इतना कितना ऐड हुआ, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको 100 में से 70% नया मिला है, क्योंकि ये टॉपिक है किताबों में भी नहीं है। बहुत सी किताब आदिकाल से स्टार्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक पेज छोड़ेंगे, ठीक है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यदि आदि से अंत तक, आदि क्या हो, कोई चीज की शुरुआत, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, मैंने बोला ना दो ही डेफिनेशन है जो इनको रिप्रेजेंट करे। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इसके अलावा जो परिभाषाएं हैं वो मैं आपको वैसे व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगी। देखो, इसके अलावा है इटालियन विद्वान विको की एक परिभाषा है, हीगल की है परिभाषा, E.H. कार की है, I.E. रिचर्ड्स की है। ये परिभाषाएं हमें सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। हमें पेपर में केवल और केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र तक बात होती है। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, साहित्य के इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और, वास्तव में लिखवा रही मैं, साहित्य के इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है। अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है, आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से। हाँ जी, ये था केवल और केवल हिंदी साहित्य के इतिहास की व्याख्या या परिभाषा कि हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य इतिहास हिंदी का आपस में क्या स्वरूप है और साहित्यकारों ने इसके बारे में क्या पढ़ा। इसके बाद है हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की पद्धतियां कि किस किस तरीके से साहित्य में इतिहास लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। लास्ट जो मास्टर कैडर का पेपर आया था उसमें क्या है, ये पूछा गया था हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियां कितनी है, मतलब टाइप्स पूछी गई। टाइप्स तो देखो राजे, आप जिस मर्जी तरीके से अपने लेखन की पद्धति बना सकते हो, अनगिनत, नो काउंट। हर इंसान की अपनी सोच। मैं आज रिसर्च करूं, मुझे लगे ये डाटा ठीक लग रहा है मुझे कि जिस तरीके से अभी तक साहित्य का इतिहास लिखा गया वो गलत है, मेरी कोई रिसर्च ये बोल दे कि नहीं 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 आदिकाल नहीं, पहले भक्ति काल आया था, मैं फैक्ट भी दे दूं, हाँ भी ठीक है, मेरी अपनी सोच है ना, मेरा अपना रिसर्च वर्क होगा। तो इतिहास लेखन की पद्धतियां मुख्य रूप से तो हम कहेंगे अनगिनत है और वैसे मुख्य रूप से 5 है। पर अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की कितनी पद्धतियां प्रमुख रूप से है, तो वो केवल 4 जो हर ऐतिहासिक ग्रंथ में मान्य, ठीक है। मुख्य रूप से लास्ट पेपर में भी कितने ग्रंथ माने गए थे, 4। तो इतिहास लेखन के जो पद्धतियां हैं मुख्य रूप से 4 मानी जाती है, पर मुख्य रूप से 5 है। वे 5 तरीके से हो सकती है और वैसे हर किसी का अपना एक ढंग है किसी भी इतिहास लेखन की पद्धति को अपनाने का। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जो मुख्य प्रचलित पद्धतियां हैं, पहला है अकारादि क्रम या वर्ण क्रमानुसार पद्धति।
आकार आदि क्रम पद्धति या वर्णानुक्रम पद्धति। वर्ण के आधार पर, वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। वर्णानुक्रम पद्धति जहां वर्णमाला को मुख्य रखकर हम क्या है, पद्धति। वर्णों को ध्यान में रखते हुए जब हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है, लेखक और कवियों का परिचयात्मक विवरण दिया जाए। पहला है आकारादि क्रम या वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है वातावरण या परिस्थिति परिवेश के आधार पर इसका नाम लिखेंगे परिस्थिति परिवर्ती मूलक पद्धति या विधेयवादी पद्धति। ये तो आपको वैसे पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं आपने, ये तो टॉपिक बहुत आसान है, ये तो हर बुक में पढ़े रहने कहीं। परिस्थिति परिवर्ती मूलक पद्धति। एंड लास्ट है विधेयवादी विधेयवादी पद्धति, थर्ड था ये। फोर्थ है वैज्ञानिक पद्धति, पांचवा समाजशास्त्रीय पद्धति। और मुख्य रूप से 5, मुख्य रूप से केवल ये पहली 4, मतलब हर साहित्य लेखन पद्धतियां जो हैं, हर कोई साहित्यकार या कवि जहां पर मुख्य रूप से जिन ग्रंथों को उचित मानते हैं वो इन 4 पद्धतियों का उपयोग करते हैं। वैसे 5 लिखी गई है किताबों में, हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 ही, और सबसे इन 4 में भी सबसे उच्चतम माने भी, हाँ, जिस पद्धति को सबसे सर्वोच्च रखा गया क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक पद्धति या विधेयवादी पद्धति। अब वो क्वेश्चन आ जाए हिंदी साहित्य लेखन पद्धतियों में सबसे प्रमुख किस पद्धति का स्वरूप रखा गया है, तो परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक पद्धति या विधेयवादी पद्धति, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनाया। सबसे पहले लिखेंगे हम आकारादि या वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में। इस पद्धति को पढ़ा रहने, टॉपिक पढ़ा हुआ, इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। देखो राजे, जो ये छोटे छोटे चीजें होती है ना, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं कि वर्णमाला पद्धति किसे कहा जाता है। वर्णों के आधार पर जहां बात हो, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। उसके बाद अक्षर, फिर आगे शब्द या जो भी वाक्य शब्द वाक्य आगे बनते हैं, तो भाषा की सबसे सार्थक छोटी इकाई, ठीक है। नेक्स्ट है, इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण, इसमें कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक विवरण, उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। वर्णानुक्रम मतलब देखो, किसी इंसान का नाम अ से स्टार्ट है, अब क रखो, क से, क कबूतर, ठीक है। अब भक्ति काल में हमने कबीर जी को पढ़ा, रीति काल में हम केशव को पढ़ेंगे, ठीक है। और आधुनिक काल में आप कवि को उठा लो जिसका नाम भी क से है। तो अगर मैं वर्ण क्रम अनुसार पद्धति के अनुसार लिखूंगी तो मैं उन तीनों को उनके कालखंडों में नहीं लिखूंगी, उनको क वाली लाइन में लिखूंगी।
मतलब समझे, साहित्यकार, लेखक या रचयिता का जो नाम है और उसके नाम का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ण है, उसके आधार पर लेखकों की जहाँ गणना की गई या उनकी लेखकों की जो सूची या हम कहेंगे पूरी व्याख्या लिखी गई, उसको क्या लिखा जाता है, अकारादिकर्ण या वर्ण क्रमानुसार पद्धति। तो उनके नामों को वर्ण क्रमानुसार लिखा जाता है। सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था? गार्सा द तासी ने। गार्सा द तासी ने सबसे पहले इस पद्धति का उपयोग किया था गार्सा द तासी ने। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर ने, दोनों साहित्यकार हुए हैं रचयिता। अब टॉपिक आया अपने पूरे हिंट पर। पहले तो सब चल रहा था सिर्फ अर्थ, विशेषताएं, व्याख्याएं। अब टॉपिक में जो आपके लेक्चर कैडर में जो आपके टॉपिक दिए गए हैं ना, कहते ना अब मसाला आया हीट पे, जहां हर जो भी पढ़ेंगे, जो भी व्याख्या होगी, साथ ही एक एमसीक्यू निकल के बाहर आएगा, लैचक में एमसीक्यू। ठीक है, तो इसके नामों को वर्ण अनुसार पद्धति के अनुसार लिखेंगे। गार्सा द तासी है, दूसरा है शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले किसने उपयोग किया था? तो गार्सा द तासी ने किया था। ठीक है, इसमें क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथों या इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? आप लिख लो कबीर केशव। कबीर केशव, दोनों का फर्स्ट लेटर क है तो दोनों को एक ही उसमें डाल देंगे। ठीक है, पहले जैसे हम क ख ग लिखे, सबसे पहले क वाले सारे आ जाएंगे, फिर ख वाले, फिर ग वाले, ग। ठीक है, वर्णों के आधार पर क्या है, हम अल्फाबेट जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। जैसे हमारे कई बार कई क्लासों में रोल नंबर भी अल्फाबेट के अनुसार होते हैं ना, पहले ए वाले बैठ जो, फिर बी वाले बैठ जो, फिर सी वाले बैठ जो, फिर पी वाले आ जो सारे, तो वो वर्ण क्रमानुसार पद्धति। तो इसमें सबसे पहला कवि जो था उसका नाम था अंगद, और सबसे अंतिम जो कवि था उसका नाम था हेमंत पंत। अंगद एवं हेमंत पंत। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको ये नोट्स किसी एक किताब में नहीं मिलेंगे, बहुत सी किताबों का मिश्रण, पता नहीं कितनी ही किताबों के साथ तैयार किए गए नोट्स हैं, और बहुत साल लगे इनको बनाने में। ये नहीं है ये 1-2 साल की मेहनत है, बहुत सालों की मेहनत। ठीक है, तो पहला कवि अंगद, दूसरा कवि, अंतिम कवि कौन सा? हेमंत पंत। ठीक है, अब इसके थोड़े इन जितनी भी पद्धतियां हैं ना, इनके डू एंड डोंट्स लिखेंगे हम, कि क्या चीजें इनमें अच्छी थी और क्या चीजें इन पद्धतियों में हम दोषपूर्ण मानते हैं, कमियां मानते हैं। वो कमियां क्या है? इस पद्धति में लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी है, अनुपयोगी, दोषपूर्ण माने जाते हैं। इस पद्धति में लिखे गए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी, दोषपूर्ण माने जाते हैं, और इसी कारण इन इतिहास ग्रंथों को क्या कहा जाता है? साहित्यकार कोश। मतलब वर्ण क्रमानुसार पद्धति में जो लिखे गए, ये पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि साहित्यकार कोश क्यों कहा गया है इनको? साहित्यकार कोश, ये संज्ञा दी गई पहली पद्धति को, कि बस सारे कवियों को उठाया और इकट्ठे करके ग्रंथ में लिख दिया। कोश क्या होता है? मैं जहां बात इकट्ठी करके रख दी बस। अनुपयोगी, इररेलेवेंट, मतलब सारे ही अगर कवियों को अल्फाबेट के आधार पर हम संबंधित कर दे तो वहां कालों का, परिस्थितियों का, व्याख्याओं का किस आधार पर लिखे गए, इसकी तो बात ही नहीं हुई। सिर्फ क्या है, कवियों का पहला लेटर उठाया और वहां साहित्य ग्रंथ बना दिया, तो अनुपयोगी और दोषपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इनको क्या संज्ञा दी जाती है? इस पद्धति में लिखे गए ग्रंथों को साहित्यकार कोश। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कालानुक्रमी पद्धति। इसमें कवियों और लेखकों का विवरण ऐतिहासिक, इसमें कवियों और लेखकों का विवरण ऐतिहासिक, काल क्रमानुसार, तिथि क्रम के आधार पर। समझे आप? यहाँ क्या है? कवियों की
बर्थ डेट के आधार पर कवियों को साहित्यिक ग्रंथ बनाया जाएगा। पहले में क्या था, वर्ण उठाए, अब क्या है, साहित्यकार का जन्म, आधार किस तिथि में वो पैदा हुआ उस आधार पे। ठीक है, तो इस पद्धतियों में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम के आधार पर होता है। कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर तिथिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर इतिहास ग्रंथ का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे कौन दो कवि थे जिन्होंने अपना ग्रंथ लिखा? पहला लिखो जॉर्ज ग्रियर्सन और दूसरे हैं मिश्र बंधु। अगर मेरी राइटिंग ज्यादा गंदी ना हुई हो तो जॉर्ज ग्रियर्सन एंड मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधु, ठीक है, इन दोनों ने जिस आधार पर अपने साहित्यिक ग्रंथ लिखे वो थे कालानुक्रमी पद्धति। जॉर्ज ग्रियर्सन एंड मिश्र बंधुओं ने जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। इस पद्धति को भी सही नहीं माना जाता, इररेलेवेंट माना जाता है। कहते साहित्य के इतिहास, साहित्यकारों का जीवन परिचय, क्या नेगेटिव पॉइंट है इस पद्धति के वो बोल रही हूं मैं। साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों के उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होता। इसके अभाव से यह इतिहास ग्रंथ ना रहकर कवियों का वृत्त संग्रह मात्र बन जाता है। कवियों का वृत्त संग्रह मात्र बन जाता है। तो मैंने क्या लिखाया था, पहले को बोला गया साहित्यकार कोश, ठीक है, अकार आदि क्रम पद्धति का जो ग्रंथ जितने भी हैं, चाहे वो लिखा था गारसा दातासी ने, चाहे वो लिखा है शिव सिंह सेंगर ने ग्रंथ, उन दोनों ग्रंथ को किस शब्द की संज्ञा दी गई है? साहित्यकार कोश। और जो कालानुक्रम पद्धति में साहित्यकारों ने ग्रंथ लिखे, चाहे वो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, चाहे वो मिश्र बंधु थे, उनके ग्रंथों को क्या कहा गया? कवियों का वृत्त संग्रह मात्र, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, कवियों का वृत्त संग्रह मात्र। क्वेश्चन आता होता है कवियों का वृत्त संग्रह मात्र किस साहित्यकार के ग्रंथ को, यहाँ या तो ग्रंथ का नाम पूछ लेंगे या साहित्यकार का नाम पूछ लेंगे। तो दो आपके पास आ गए साहित्यकार कोश, दो आगे आपके पास कवियों का वृत्त संग्रह मात्र। क्लियर है नहीं मैंने क्या समझाया? नेक्स्ट है परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक पद्धति या विधेयवादी पद्धति। सर्वाधिक उपयोगी पद्धति पर क्लास था नहीं कैसे दी, सर्वाधिक उपयोगी पद्धति है ये थर्ड, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक या विधेयवादी पद्धति। मैंने बोला था ना आपको कि सबसे बेनिफिशियल या सबसे मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में किस पद्धति को रखा जाता है? तो थर्ड, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक पद्धति को ही रखा जाता है। तो साहित्य के इतिहास लिखने के लिए यह पद्धति सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति सिद्ध हुई है। इसके जन्मदाता कौन है? तेन। मैंने आपको बताया था ना इसके 3 तत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कॉपी किए हैं शुरुआत में। देखो कड़ियां कहाँ से जुड़ी और कहाँ आके खत्म। शुरुआत में मैंने जिस चीज का हिंट दिया वही अब आ गया कि इस पद्धति की शुरुआत किसने की? ठीक है, तेन ने की थी, जो कि था एक फिलोसफर जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा।
जिन्होंने विद्यावादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा, जाति, वातावरण, क्षण विशेष। क्लियर है? जी पहले भी लिखा था हमने, जाति, वातावरण एवं क्षण विशेष। और हिंदी साहित्य के इतिहास में किसने ग्रंथ लिखा है इस पद्धति में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति में अपना ग्रंथ लिखा है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों के आधार पर किया। मतलब उस समय की जैसी परिस्थितियां रही उस आधार पर कवियों को रखा, फिर विश्लेषण किया और उस तरीके से कालखंड या इतिहास तैयार किया। ठीक है, कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया। क्लियर है जी? इसके अलावा और कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने इस इतिहास को इस ढंग से लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड राम कुमार वर्मा। मतलब जो भी इतिहासकार या साहित्यकार उच्चतम कोटि के हैं ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने के लिए, वो सभी इसी पद्धति का क्या है? उपयोग करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है वैज्ञानिक पद्धति। मतलब जहां रिसर्च होता है केवल वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से टूल्स अप्लाई करके, और हम कहेंगे रिसर्च वर्क लगाकर फिर साहित्य ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है। मतलब डाटा को कलेक्ट करना, तथ्य संकलन, चीजों को धीरे धीरे इकट्ठा करना। कोई टॉपिक तैयार करना है, पहले दिन ही वो टॉपिक नहीं लिखा जाता, महीनों लग जाते हैं उनकी व्याख्याएं इकट्ठी करने के लिए। किसी से बात करूं, कोई तथ्य कहाँ मिलेगा, कोई, ठीक है। तटस्थ रह के तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर देता है। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप से होती। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। अब इसमें क्या नेगेटिव एक पॉइंट आउट होता है कि इस पद्धति में क्या कमी है? कमी क्या है? इसमें इतिहास संकलन मात्र चीजें इकट्ठी होती हैं केवल, ठीक है। इतिहास संकलन मात्र या तथ्य संकलन मात्र न रहकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा भी होती। मात्र न रहकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा भी होती है। पांचवी पद्धति है समाजशास्त्रीय पद्धति। ये ना के बराबर उपयोग होती है। मतलब कई किताबों में तो आपको मिलेगी नहीं, 4 ही होंगी। मुख्य रूप से मैं बार बार कह रही हूँ, मुख्य रूप से 4, वैसे 5, और कह लिए जाए तो कोई भी पद्धतियां बन सकती हैं। और सबसे फर्स्ट जो आएगा, अगर हम कंपटीशन निकालें तो वो हमारे पास क्या है? परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक या विद्यावादी। जब किसी समाज के विचार साहित्य में लिखे जाएं, उसे समाजशास्त्री। जब किसी समाज के विचार कम्युनिटी बेस, सोशल बेस, ठीक है, जब किसी समाज के विचार साहित्य में लिखे जाएं, उस पद्धति को समाजशास्त्रीय पद्धति कहा जाता है, विषय में प्रेरित होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पद्धतियां कंप्लीट हमारी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है, अब जब जाके घर सिलेबस देखोगे फिर पता लगेगा कि एक ही क्लास में आपके 3 टॉपिक क्लियर हो गए, ठीक है। बाकी 3 आपको पीडीएफ मिलेगी,
मतलब काम ऐसे होगा कि आप पढ़ते हुए सोचोगे भी एक टॉपिक में ये 6-6 काम कैसे निकल के आ गए। इस तरीके से जो काम लिखने का है, जो काम याद करने का है, वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ में वैसे क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो साहित्य लेखन की समस्याएं क्या है? कोई साहित्य लिखा गया, उसकी समस्याएं क्या है? पहला है काल विभाजन की समस्या। साहित्यकारों को ये नहीं समझ आता कि किस कवि को किस कालखंड में रखा जाए। काल विभाजन की समस्या कि एक समय के अनुसार किन कालों को व्यवस्थित किस ढंग में रखा जाए। नामकरण की समस्या, जब कोई साहित्य लेखन था तो उसमें क्या समस्या आई कि किस नाम को रखा जाए। साहित्यकारों ने ग्रंथ इकट्ठे कर लिए, साहित्य इकट्ठा कर लिया, पर उन साहित्य का नाम क्या रखा जाए, ठीक है। नामकरण की समस्या, साहित्यकारों के चयन और निर्धारण की समस्या। हर साहित्यकार ने अलग अलग चयन और निर्धारण किए हुए हैं। फोर्थ है मूल्यांकन के लेखन पद्धति की समस्या। मूल्यांकन के लेखन पद्धति की समस्या। फिफ्थ है हिंदी साहित्य के वैचारिक स्रोत की समस्या। हिंदी साहित्य के वैचारिक स्रोत की समस्या। और लास्ट है हिंदी साहित्य में अन्य भाषाओं का भी साहित्य होना। हिंदी साहित्य में अन्य भाषाओं का भी साहित्य होना। कितने पेज हो गए आपके? लास्ट टॉपिक लिखते हैं हम। जो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लेखन पद्धतियां देखी या वैचारिक व्याख्याएं देखी, उसके बाद हमने देखा क्या समस्या आ सकती है। अब आएगा, देखो मैं कहती हूँ आचार्य श्यामचंद्र शुक्ल ने भी अपना साहित्य ग्रंथ बनाया इतिहास के रूप में। आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी साहित्य ग्रंथ लिखा ऐतिहासिक ढंग से। डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है ना, गारसा नकासी ने भी लिखा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी लिखा, शिव सिंह सेंगर ने भी लिखा, विश्व बंधु ने। उन्होंने आधारित ग्रंथ किनको बनाया, मतलब कुछ तो उन्होंने भी रिसर्च वर्क के लिए किताबें उठाई होंगी ना। अपना ग्रंथ लिखने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए हम तो कहीं से किताबें देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, फिर अपने नोट्स लिखते हैं ना। तो हर साहित्यकार ने अपने नोट्स बनाने के लिए किनको आधारभूत ग्रंथ बनाया। तो टॉपिक लिखो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री। मतलब साहित्यकारों ने अपना काम किया, पर उनको भी तो काम करने के लिए कहीं जरिए मिले, वो जरिए वो ग्रंथ कौन से थे, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री है। सबसे पहले 84, मैंने बोला था ना सारे ही ग्रंथ किससे रिलेट होंगे? भक्ति काल से। सारे ही ग्रंथ, जितने साहित्यकारों ने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं, वो ग्रंथ मिले कहां से? भक्ति काल से। तो पहला लिखो 84 वैष्णव की वार्ता। किसका ग्रंथ था? गोसाई गोकुलनाथ का। 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ का नाम है, लिखने वाले का नाम है गोसाई गोकुलनाथ। शुरू में हिंदी लिखनी बहुत डिफिकल्ट लगती है, बाद में आपको इतनी आदत पड़ जाएगी कि बिना बोले भी लिखोगे। 84 वैष्णव की वार्ता मतलब जिसमें वल्लभाचार्य के 84 वैष्णव भक्त कवियों का विवरण था, ठीक है। इसको डिटेल में हम भक्ति काल में अच्छे से लिखेंगे। दूसरा है 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी गोसाई गोकुलनाथ का है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ के 252, जिसमें शिष्यों का हम कहेंगे समूह व्याख्याएं लिखी गई, ग्रंथ का नाम है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 252 वैष्णव की वार्ता। और ग्रंथ किसका था? गोसाई गोकुलनाथ का, ठीक है। गोसाई गोकुलनाथ ने वल्लभाचार्य के शिष्यों पे ग्रंथ लिखा, विठल नाथ के शिष्यों पे ग्रंथ लिखा। इनको उठाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कालखंड में विभाजित किया और एक भक्ति काल उठा दिया उनके ऊपर। नाम है इसका काल विभाजन का भक्ति काल, जिसमें सारे वैष्णव भक्तों का हम विवरण देंगे। समझे? चीज कहां से उठाई गई? ऐतिहासिक ग्रंथों में, फिर आगे क्या है उनको सेट किया गया। उसके बाद है लेखक का नाम है नाभादास, उसके कवि, उसके जो लेखक ग्रंथ का नाम क्या है? भक्तमाल। भक्तमाल नाभादास। फिर है कालिदास हजारा का कालिदास त्रिवेदी। और उसके बाद है गुरु ग्रंथ साहब में लिखे अनेक भक्त कवियों के
जो वाणियां हैं, चाहे वो गुरु अर्जन देव जी हैं, चाहे गुरु नानक देव जी हैं, भक्त कबीर जी हैं, भक्त नामदेव हैं, भक्त रैदास, ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनको हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों की एक वेशभूषा तैयार करने के लिए उपयोगी माना गया। तो हमारा था आधारभूत सामग्री, इन ग्रंथों को माना। देखो ये ग्रंथ और भी हैं, ठीक है, और भी हैं, वो आपको मैं पूरा सेट करके पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। वैसे आपको आपके साथ शेयर कर दिया कि इन आधारभूत ग्रंथ सामग्रियों के आधार पर हिंदी साहित्य लेखन की समग्र जो परिवेश है, हर एक साहित्यकार ने, आलोचकों ने, या हम कहेंगे जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए उनको आधार प्रदान किया। आई होप आपको ये मेरी फर्स्ट क्लास लेक्चर आर्केडर की सही लगी होगी और एंजॉय किया होगा। और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला टॉपिक है वो आज हमारा आधा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। होप कल आप फिर दोबारा से साथ में जुड़ना और फिर हम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।